Okay, so dear students, in our today's class, we are going to study throttling process and measurement of dryness fraction of steam. So we will study these two things because in the measurement of dryness fraction, we also use the throttling process. So before going for the measurement of dryness fraction, we first understand what is the throttling process. So you can understand a throttling process is nothing but this process involves the passing of high pressure fluid through a narrow constriction or narrow passage. अगर कोई हाई प्रेशर फ्लूइड है एंड इफ दिस फ्लूइड इज पासिंग थ्रू ए नैरो पैसेज देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस. यू हैव सीन, आपने देखा होगा जो हम वाटर का टेप यूज करते हैं तो उसमें क्या हमें वाटर मिलता है, लेकिन आप देखेंगे कि वाटर जिस ओवरहेड टैंक से आ रहा है वहां पर प्रेशर हाई रहता है, लेकिन जब टेप के बाद जब टेप ओपन करते हैं स्लाइटली तो जो वाटर आता है उसका प्रेशर कम हो जाता है. सिमिलरली यू कैन टेक अनदर एग्जांपल. आपने देखा होगा हमारे वॉशरूम में जो हम शॉवर यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बाथ, जो शॉवर होता है उसमें जो वाटर के जो जेट निकलता है उसका प्रेशर कम होता है. अगर हम वो डायरेक्ट अगर हम उसको निकाल दें उसके लिए तो ये क्या होगा, एक जेट आएगा, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा. बट शॉवर यूज करने से हम वहाँ पर एक पोरस प्लग यूज करते हैं जिससे हमारा जो वाटर है वो डिफरेंट होल्स के थ्रू पास होता है. So it is also the restriction of the passage. So if any fluid, which is the high pressure fluid, if allowed to pass through a narrow constriction, narrow passage होगा, maybe porous plug etc., then this process is called as the throttling. Throttling is nothing. एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे आप मान लीजिए आपका जो रूम है उसमें मान लीजिए आपका जो गेट है या डोर है, जब डोर आपका कंप्लीटली ओपन रहता है तो बाहर से एयर अंदर आ सकती है, फुल फ्लो होगा. लेकिन जैसे जैसे आप डोर को धीरे धीरे बंद करते जाते हैं, धीरे धीरे कम करते जाते हैं, तो उसका क्या होगा, जो फ्लो होगा वो क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट होगा. तो व्हेन एनी फ्लूइड इज अलाउड टू पास थ्रू ए रेस्ट्रिक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस. आपके जो अपने अपने से बाइक है या टू व्हीलर है उसमें आप एक्सीलेटर यूज करते हैं, तो वहाँ भी आप एक्सीलेटर को जो आप उसमें ऑपरेट करते हैं आप, है ना, तो उसमें भी क्या होता है, थ्रॉटल लगा होता है जो फ्यूल को कंट्रोल करता है. उसका जो जहाँ से फ्यूल आ रहा है उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा होती है. दैट इज बाय द ओपनिंग द थ्रॉटल वाल्व देयर. So throttling means the throttling process involves the passing of a high pressure fluid through a narrow constriction, narrow passage, etc. इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, रिडक्शन इन प्रेशर एंड टेम्परेचर. जब थ्रॉटलिंग होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिडक्शन हो जाएगा, कमी हो जाएगी, कम हो जाएंगी. सेकेंड, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ जाएगा. रिडक्शन इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा. इंक्रीज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी बढ़ जाएगी. कांस्टेंट एंथैल्पी, बट इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट. So the important characteristic of the throttling process is that the enthalpy remains constant. It is important. Enthalpy क्या होगी, constant रहेगी. The process is adiabatic. Adiabatic process है, it means इसमें कोई heat का transfer नहीं होगा and no heat flow from or to the system, but it is not reversible. लेकिन जो throttling process है, heat का transfer नहीं होगा, but it is not reversible. It is highly irreversible process. बिकॉज में थ्रॉटल करने के बाद जो फ्लूइड मिला है उसको हम वापस से फिर से हम मूव नहीं करा सकते, बैक मूव नहीं करा सकते, बिकॉज इट इज हाईली रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. So, steam stop valve or throttle valves are normally installed at the entry of the steam turbine power plant. पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन होती है. स्टीम टरबाइन को हमें जब पास करना हो तो हम थ्रॉटल वाल्व का यूज करते हैं. तो इसलिए स्टीम जो हमारी है, जो टैंक के अंदर है या वेसल के अंदर है, उसका हाई प्रेशर रहता है. जब वाल्व ओपन करते हैं तो वो क्या होती है, वो एक नैरो पैसेज से पास होती है और हाई प्रेशर के साथ में मूव करती है, तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. तो दैट इज ऑल्सो थ्रॉटलिंग. इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रॉटलिंग बोलते हैं. ओके. तो व्हेन फ्लो ऑफ स्टीम टेक्स प्लेस थ्रू दीज वाल्व्स, थ्रॉटलिंग प्रोसेस अकर्स. जब भी कोई फ्लूइड पास होगा थ्रू ये नैरो पैसेज, नैरो कंस्ट्रिक्शन, इट इज थ्रॉटल्ड, उसे हम थ्रॉटलिंग बोलते हैं,
है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी बॉटल का यूज करते हैं, तो इसे बॉटल में, बॉटल के जो में जो वाटर फिल्ड है, जब वो पास होता है तो बॉटल का एक नेक बना होता है, उस नेक से पास होता है वाटर वाटर, है ना। ओके, तो वो भी क्या होता है, वहां भी क्या है, जो एरिया उसका है, एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब पैसेज कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, पैसेज में से मतलब रेस्ट्रिक्शन हो रहा है फ्लो में, दैट इज ऑल्सो द थ्रॉटलिंग। अगर आप वाटर को, अगर आपके पास पानी का बोतल है, उसको जस्ट आप थोड़ा सा आप टिल्ट कर दीजिए, तो वाटर फ्लो तो होगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, जहाँ पर उसका ओपनिंग है उसका एरिया कम होता है, तो वो भी क्या है, ओपनिंग कम होने के कारण रेस्ट्रिक्शन होता है फ्लो पैसेज में, दैट इज ऑल्सो द थ्रॉटलिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक फिगर देख सकते हैं, इसमें ये पहला फिगर है, इसमें देखिए ये यहाँ पर एक पोरस प्लग लगा हुआ है, दिस इज ए पोरस प्लग। पोरस प्लग का मतलब है इसमें डिफरेंट होल्स, ए नंबर ऑफ होल्स बने हुए हैं, इट इज पोरस प्लग। तो जब इस पोरस प्लग से कोई फ्लूइड पास होगा, फ्लूइड विल पास थ्रू, यहाँ से यहाँ पर हमारा फ्लूइड यहाँ से पास होकर जाएगा, तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, थ्रोटल हो जाएगा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, एंट्रोपी इसकी बढ़ जाएगी। Okay, so these changes will occur when any fluid is allowed to pass through a restriction or constriction in the passage. Uh, Mass flow rate that may be constant, etc. है ना, temperature may slightly vary, pressure will decrease. You can see the second figure also, इसमें भी क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हमारे यहाँ से फ्लूइड फ्लो होकर आएगा और यहाँ पास होगा, तो इस पैसेज को आप देख सकते हैं, दिस इज द पैसेज। ये आपका नोजल टाइप का शेप बना हुआ है, जब यहाँ से हमारा फ्लूइड होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसेज हमारा एरिया यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर एरिया कम है, जबकि यहाँ पर एरिया आप देखेंगे एरिया हमारा ज़्यादा एरिया है। सो व्हेन द फ्लूइड पास थ्रू दिस, एरिया क्या हो रहा है, एरिया यहाँ से यहाँ तक एरिया हमारा डिक्रीज हो रहा है, सो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड। Very simple. When the fluid is allowed to pass through a restriction, through a narrow passage, or through a porous plug, it is throttling. It is throttled. Or we can say this process is called as the throttling process. We can draw it on the HS डायग्राम, डायरेक्ट मैंने बनाया हुआ है इसमें, तो आप इसको हम HS डायग्राम पे बना भी सकते हैं। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में जो हमारा वर्टिकल एक्सिस में हमने H एंथैल्पी लिया हुआ है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने क्या, एंट्रोपी लिया हुआ है। ये चार्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। दिस लाइन इज कॉल्ड एज द ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन ऑन द HS चार्ट, मोरे डायग्राम में आपको ये बताया हुआ है। इट इज कॉल्ड एज द ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन। ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन। ओके, नाउ इन दिस केस जो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है, फर्स्ट पॉइंट इज इंडिकेटिंग द वेट स्टीम। फर्स्ट पॉइंट पर क्या हमारा स्टीम है, वेट स्टीम है। इसका जो प्रेशर है, दैट प्रेशर इज P1, ओके, एंड टेम्परेचर इज T1। HS चार्ट में आपको कांस्टेंट प्रेशर लाइन मिलेगी और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दोनों मिल जाएंगी आपके लिए। सो पॉइंट 1 इस वेट स्टीम जोन में है, इसका प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T1 है। नाउ बिकॉज व्हेन इट इज थ्रोटल्ड, अगर उसका फ्लूइड का थ्रोटलिंग होगा तो उसमें क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। तो आप देखेंगे 1 से 2 में एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। दिस प्रोसेस 1 to 2 इज कॉल्ड एज द थ्रोटलिंग प्रोसेस, इज 1 to 2। So here enthalpy you will see H1 will be equal to H2, enthalpy इसमें कांस्टेंट रहती है। बट H2 क्या होगा, H2 will be equal to, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास स्टीम मिलेगी, ये हमारे पास सुपर हीटेड स्टीम जोन में आ गया है। सो H2 will be equal to H super 2, because at point 2 steam will be the superheated steam। 1 पॉइंट पे हमारे पास देख सकते हैं आप, एक ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइन X1 है। सो दिस X1 इज शोइंग द ड्राइनेस ऑफ द स्टीम, कितना ड्राइनेस है वो हम X1 से मालूम चल जाएगा। एंड एट पॉइंट 1 द एंट्रोपी इज S1, एट पॉइंट 2 एंट्रोपी इज S2। सो वी आर सीइंग हियर एंट्रोपी इज चेंजिंग, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। So H1 equal to H2 means enthalpy remains constant, P1 is greater than P2। तो यहाँ पर आपका P1 और P2 है, बट P1 is greater than P2 मीन्स प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 1 पॉइंट प्रेशर ज़्यादा है, 2 पर प्रेशर कम है, सो प्रेशर इज डिक्रीजिंग। टेम्परेचर इज ऑल्सो हियर इट विल डिक्रीज स्लाइटली, टेम्परेचर विल डिक्रीज, but entropy will increase, entropy will increase because S2 is greater than S1, so entropy is increasing। So on the HS diagram we can represent this throttling process, nothing more than that। ये हमारा throttling process है, इसमें डायग्राम आपको दिखाया। कोई फ्लूइड जब कंस्ट्रक्शन से पास होगा है, या मान लो कोई नैरो पैसेज से पास होगा, तो उसका थ्रॉटलिंग होगा। बट इन दिस प्रोसेस मेनली
what will happen? Enthalpy remains constant, pressure will decrease, temperature will decrease, entropy will increase. It is represented on the HS chart by a horizontal line. You can see here the wet steam at point 1 is converted to the superheated steam at point 2. दिस इज द चेंज. एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी और जो हमारे पास वेट स्टीम थी वो यहाँ पर सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो रही है बाय द थ्रॉटलिंग. And this principle is used in throttling calorimeter to find the dryness fraction. So now I am going to take. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिकॉज एंथैल्पी कांस्टेंट है तो हमारा जो 1 पॉइंट है दिस इज द पॉइंट 1 पॉइंट पर एंथैल्पी क्या होगी बिकॉज वेट स्टीम है so you can write the enthalpy constant है. So here we can write H1 equal to H2 and H2 equal to H super 2. But H1 enthalpy of the wet steam, so we can write H1 is equal to, it is for the wet steam. wet steam की enthalpy हम लिख सकते हैं it is HF1 plus X1 into HFG1. The H1 is the enthalpy of the wet steam at point 1. H2 क्या होगा? H2 is the enthalpy of the at point 2. So it is a superheated steam. So we can write H2 or H super 2. इसका एंथैल्पी होगा आपका Hg2 प्लस Cp T super 2 minus T super 2. 2 means because we are using the point 2, so it is T super, but we will use suffix 2 minus T saturated. यहाँ भी हम 2 ले लेंगे. ओके, T saturated 2. So this is H1, this is H2, but because enthalpy remains constant, so we can write these will be equal, means H1 plus sorry HF1, this will be not as H1, it is HF1 plus X1 into HFG1 will be equal to, this is Hg2 plus Cp T super 2 minus T saturated 2. Minus T saturated 2. Now from this relation we can find the dryness fraction. कैसे निकालेंगे? We can write it as x1 equal to, और हम x1 निकालेंगे तो ये वाला टर्म हमारा लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और इससे हम डिवाइड कर देंगे. तो दिस विल बी द रिलेशन Hg2 प्लस दिस इज Cp T super 2 minus T saturated 2 and minus this is HF1. HF1 हमारा यहाँ आ जाएगा and whole divided by this is HFG1. HFG1. So if we are knowing all the values, अगर हमारे पास दो डिफरेंट प्रेशर दिए हैं, P1 P2 प्रेशर हमारे पास नोन है, उसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं स्टीम टेबल से तो हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस थ्रॉटलिंग प्रोसेस. और इसका यूज करते हैं हम थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में. यूज दिस इन केस ऑफ द थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर. ओके, ये क्लियर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Okay, so next we are going to take the calorimeter. So what are the different methods? So we are taking the methods of determining the dryness fraction. हम ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो मेनली हमारे पास 3 मेथड्स हैं. एक हमारा होता है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर,
दूसरा होता है थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, और थर्ड होता है सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। ओके, जो कंबाइंड होता है। सो अब पहले आप समझना है, पहले हम यूज कर रहे हैं, बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, आपको एक बार समझ में आएगा। पहला मान होता है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। नॉर्मली क्या होता है, एज वी नो दैट, हम ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन बी फाइंड ओनली फॉर द वेट स्टीम। जब भी हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करेंगे, इट इज फाइंड ओनली फॉर द वेट स्टीम, बिकॉज ड्राई स्टीम में ऑलरेडी इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इट इज ऑब्टेन और कैलकुलेटेड ओनली फॉर द वेट स्टीम। वेट स्टीम निकालते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। देखिए, सेपरेटिंग कैलोमीटर का नाम है, सेपरेटिंग कैलोमीटर में सीधा प्रिंसिपल होता है कि हमारे पास जो वेट स्टीम है, एक्चुअली वेट स्टीम इज द मिक्सचर ऑफ ड्राई वेपर एंड वाटर पार्टिकल्स इन इट। हमारे पास जो मिक्सचर है, इसमें ड्राई वेपर भी है और वाटर पार्टिकल है। अगर हम वाटर पार्टिकल को या ड्राई वेपर से हम अलग कर लें और उनकी क्वांटिटी को मेजर कर लें, देन वी कैन इजीली फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, जो हम एक्स लिखते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये आपने पढ़ा है, ये हमारा होता है एम जी, मास ऑफ द पेपर अपॉन एम जी प्लस एम एफ। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। वेयर एम जी इज द मास ऑफ ड्राई वेपर और एम एफ इज द मास ऑफ वाटर। अगर हमारे पास मिक्सचर में हम दोनों को अलग कर लें, एम एफ अलग निकाल लें, एम जी अलग कर लें, देन वी कैन फाइंड दिस एक्स, एम जी डिवाइडेड बाई एम जी प्लस एम एफ, तो निकाल सकते हैं इजीली। इसके लिए हम जो कैलोरीमीटर यूज करते हैं उसका नाम है सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस कैलोरीमीटर इज दैट जस्ट वी आर गोइंग टू सेपरेट आउट, just we are going to separate out the moisture content from the wet steam। wet steam से जो moisture उसको हम क्या अलग निकाल लेंगे, वाटर पार्टिकल को हम अलग निकाल लेंगे, तो सेपरेट कर लेंगे। so this is called as the separating calorimeter। now you can see this figure। देखिए फिगर में, देखिए आप नीचे वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, अगर आपको इतना दिख रहा है, बहुत सिंपल है। इसमें आप देखेंगे, इसमें देखिए ये हमारे पास क्या है, एक मेन स्ट्रीम का पाइप है, मेन स्ट्रीम पाइप। इस पाइप में आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम क्या है, मेन स्ट्रीम ले रहे हैं, और दूसरा पाइप हमारा कैलोरीमीटर का है, दिस वन। तो यहाँ से क्या होगा कि मेन स्ट्रीम वाले पाइप से वेट स्ट्रीम एंटर करेगी। हियर यू कैन सी, यहाँ पर एक क्या है, बॉल्ब लगा हुआ है, तो इस बॉल्ब से क्या होगा कि वेट स्ट्रीम यहाँ पर हमारी एंटर करेगी। ओके, नाउ वी आर यूजिंग ए गेज विच विल गिव यू द स्टीम डिस्चार्ज। हमारे कितने स्टीम आ रही है उसके लिए हम एक गेज यूज कर रहे हैं। दिस इज द गेज विच विल मेजर द डिस्चार्ज ऑफ द स्टीम। बिकॉज द वेट स्टीम इज कमिंग ही फ्रॉम हियर, इट विल एंटर हियर, तो हमारी वेस्ट स्टीम आएगी, बट वेट स्टीम जब यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कप टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। यू कैन सी इट इज, देयर इज ए परफोरेटेड कप। एक ऐसा कप है जो परफोरेटेड है। परफोरेटेड मीन्स इट इज हैविंग ए नंबर ऑफ होल्स। परफोरेटेड कप टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, सो व्हेन दिस स्टीम, बिकॉज वेट स्टीम आ रही है, इसका प्रेशर ज्यादा है, तो इट विल कम हियर एंड देन दिस स्टीम विल स्ट्राइक विद दिस कप। इस कप से स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के कारण क्या होगा, बिकॉज इट इज द वेट स्टीम, सो इट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर पार्टिकल्स एज वेल एज अ ड्राई वेपर। तो दोनों की क्या होगी, डेंसिटी अलग अलग होगी। दोनों का डेंसिटी अलग होने के कारण जो ड्राई वेपर रहेगी वो इस कप से हीट करने के बाद रिवर्स बैक हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, ऊपर को मूव कर जाएगी हमारी ड्राई वेपर फ्रॉम द बोथ द साइड। ड्राई वेपर इज कमिंग बैक। लेकिन जो वाटर पार्टिकल होते हैं वो हैवी होते हैं, दीज वाटर पार्टिकल्स विल मूव डाउनवर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हमारे पास एम है, वाटर पार्टिकल हमारे नीचे को आ रहे हैं, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो एम जी, ये हमारी कहाँ जा रही है, अपवर्ड मूव कर जाएगी। मीन्स द मिक्सचर व्हेन इट विल स्ट्राइक विद द परफोरेटेड कप, steam or the dry vapor becoming the lighter, it will move upward, and the water particles because of being heavier, these will be condensed towards bottom side। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो वाटर पार्टिकल है वो कंडेंस होकर वाटर बन जाएगा, और वो वाटर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। जिसके लिए यहाँ पर हम एक गेज यूज भी कर रहे हैं। ये हमारा स्केल है जो दिखाता है कि कितनी क्वांटिटी हमारी वाटर की सेपरेट हो रही है। तो स्केल से हम मेजर कर लेंगे कितना वाटर हमारा कंडेंस हो रहा है। तो वाटर क्वांटिटी मालूम चल जाएगी यहाँ से। बट जो स्टीम है, स्टीम जो यहाँ से सेपरेट होगी, ये स्टीम हमारे यहाँ से पास हो रही है, जिसमें क्या होगा, जब यहाँ से पास होगी तो इसमें एक स्टीम गेज यूज कर रहे हैं, एंड दैट गेज विल मेजर द अमाउंट ऑफ स्टीम सेपरेटेड। So what we are going to do here, just we are separating out the water particles or the water from the ड्राई वेपर, दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे।
ओके, हम दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करने के बाद हमें दोनों का मास मालूम चल जाएगा, दोनों का मास कितना है। सो यहाँ पर जो डायनेमिक फ्रैक्शन निकालते हैं तो x1 इक्वल टू होता है एम, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द ड्राई स्टीम, जो हमारा स्टीम गेज है ये हमारे पास ड्राई वेपर की क्वांटिटी बताएगा। ओके, दैट इज कैपिटल एम। एंड जो हमारा वाटर है यहाँ पर स्टोर हो रहा है एट द डाउन साइड हियर, कलेक्ट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, वो एम एफ है, दैट इज स्मॉल एम, एंड इट इज द मास ऑफ वाटर सेपरेटेड। मीन्स हमारे पास क्वांटिटी में एम भी नोन है और कैपिटल एम भी नोन है। देन वी कैन फाइंड द डायनेमिक फ्रैक्शन बाय दिस रेशियो, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। सिमिलर टू दिस we can find the dryness fraction. So actually this is the principle of using separating calorimeter. इस separating calorimeter में हम just separate कर रहे हैं water particle को moist water particle को dry vapor से, and we can measure it and we can find the dryness fraction. The same process given here. Second हम use करते हैं separate throttling calorimeter. Second one is called like the throttling calorimeter, and this calorimeter is based on the throttling process that we have just studied earlier. So in this throttling calorimeter, you can see the different units are there. यहाँ पर देखिए आपका ये मेन वॉल्व है और ये हमारा सैम्पलिंग ट्यूब है, जहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वेट स्टीम लेंगे, एंड दिस वेट स्टीम विल एंटर थ्रू दिस पैसेज। ये हमारे पास यहाँ प्रेशर गेज है लगा हुआ पहले से, जिससे हम इनिशियल प्रेशर P1 मेजर कर लेंगे। मीन जब वेट स्टीम हमारी एंटर करेगी तो हम उसके एंट्री के टाइम हम प्रेशर को मेजर कर लेंगे कि उस वेट स्टीम का प्रेशर क्या है, व्हाट इज द प्रेशर P1। ओके, इसके बाद देखिए जैसे हमारी स्टीम आगे बढ़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऑरिफिस यूज कर रहे हैं, दैट इज अ थ्रॉटल वाल्व, एक वाल्व यूज कर रहे हैं। जब हमारा स्टीम यहाँ इस वाल्व से पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, थ्रॉटल्ड हो जाएगा, इट विल बी थ्रॉटल्ड, बिकॉज एज वी स्टडीड थ्रॉटलिंग इज द प्रोसेस इन विच ए हाई प्रेशर फ्लूइड इज अलाउड टू पास थ्रू ए नैरो पैसेज। यहाँ पर हम जो वाल्व यूज कर रहे हैं वो थ्रॉटल वाल्व है, तो जब थ्रॉटल वाल्व से हमारा वेट स्टीम पास होगा तो इसका क्या हो जाएगा, थ्रॉटलिंग हो जाएगा। मीन इसकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर इसका डिक्रीज होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ओके, द स्टीम विल बी थ्रॉटल्ड हियर, ये आपका थ्रॉटलिंग वाला पोर्शन है, स्टीम थ्रॉटल होगी। थ्रॉटल होने के बाद जो हमारी स्टीम है, इस जो वेफल्स लगी हुई है इस पोर्शन में हमारी स्टीम यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस स्टीम का हमको क्या मेजर करना है, वी हैव टू मेजर द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द स्टीम बॉथ। तो आपने हमने यहाँ पर एक थर्मामीटर यूज किया हुआ है, इस थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, स्टीम जो थ्रॉटल हुई है इस स्टीम का हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे थर्मामीटर से, इट विल शो द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। ओके, दैट इज द टी सुपर, यू कैन से हियर। और जब हमारी स्टीम यहाँ से मूव करके आएगी, ये मूव करके हमारी स्टीम यहाँ से मूव करके आएगी, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, स्टीम का हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द मैनोमीटर। We can measure the temperature as well as pressure of the steam after throttling. इसके बाद ये स्टीम हमारी जब डाउनवर्ड मूव करेगी तो यहाँ पर किसको हम कंडेंस कर लेंगे और एग्जॉस्ट निकाल लेंगे। तो कंडेंस जब हमारी स्टीम हो जाएगी तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ स्टीम, इसको भी हम मेजर यहाँ पे कर सकते हैं, कितना हमारा स्टीम यहाँ पे आ रहा है। तो जस्ट इन दिस थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर वी आर गोइंग टू थ्रॉटल द स्टीम, और जब हमारा स्टीम थ्रॉटल हो जाएगा तो थ्रॉटल होने के कारण उसका एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा, बट इसका वी कैन से प्रेशर डिक्रीज होगा एंड एंट्रोपी बढ़ जाएगी, स्लाइटली टेम्परेचर दैट इज आल्सो डिक्रीज। ओके, so that we have also discussed, because here the enthalpy remains constant. You can again follow this diagram that we have studied here. This is the for the throttling process, same is being used for this calorimeter too, इसमें यूज करते हैं थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में। तो एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, सो H1 इक्वल टू एच इक्वल टू एंड HF1 प्लस X1 इंटू HFG1 इक्वल टू एस इक्वल टू, सेम इसका प्रिंसिपल को यूज करेंगे। उसमें हम फिर डायरेक्ट फ्रैक्शन हम X1 निकाल लेंगे, तो X1 क्या हो जाएगा, Hg2 प्लस Cp T सुपर 2 माइनस T सैचुरेट 2 अपॉन HFG1। Cp का वैल्यू हम लेते हैं 2.607 किलोजूल पर केजी, इट इज द नॉर्मल वैल्यू यूज फॉर दिस Cp। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन बाय द थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। ओके, सो वी हैव स्टडीड सेपरेटिंग कैलोरीमीटर एज वेल एज थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, दोनों से हम क्या है निकाल सकते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। नाउ देयर इज सम प्रॉब्लम, because neither separating calorimeter nor throttling calorimeter gives the accurate value of dryness fraction। रीजन क्या है, जब हम बात करते हैं सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की, तो सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि हमारी जो जो स्टीम सेपरेट हो रही है, जो स्टीम सेपरेट होकर यहाँ पे आ रही है, तो एक्चुअली वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज द प्योरली ड्राई वेपर। हमने जो सेपरेट हुई है वो क्या ड्राई वेपर है, कंप्लीटली प्योरली एक्यूरेटली, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारे जो वेट स्टीम स्ट्राइक करती है इस कप से, स्ट्राइक करने के बाद ऊपर क्यों मूव करती है, ड्राई वेपर ऊपर तो मूव करती है, लेकिन उसके साथ में कुछ पार्टिकल ही मूव कर जाते हैं। When the dry vapor move upward after reflection from this perforated curve, some particles of the water also moves with the dry steam. तो हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास जो ड्राई वेपर आ रही है वो प्योरली ड्राई वेपर है, बट ऐसा नहीं होता है। उस ड्राई वेपर में वाटर पार्टिकल भी रहते हैं जो उसके साथ में चले आते हैं। It means the value of the dryness fraction we are going to measure with the help of separating calorimeter is not correct. जब हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं, हम ये मान रहे हैं वो ड्राई वेपर है, बट वो कंप्लीटली ड्राई वेपर नहीं होती, उसमें ही वाटर पार्टिकल रहते हैं। इट मीन्स इससे जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन आ रहा है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता है। सेकंड क्या होता है, दिस इज द प्रॉब्लम विद द सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। सिमिलर प्रॉब्लम ऑल्सो अकर्स विद द थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर की कंडीशन क्या है, द वेट स्टीम शुड बी कन्वर्टेड टू, 1 पॉइंट हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर वेट स्टीम है, और थ्रॉटलिंग करने के बाद 2 पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर सुपरहीटेड स्टीम है, बिकॉज H1 इक्वल टू H2, H1 इज द वेट स्टीम, H2 इज द सुपरहीटेड स्टीम। तो वेट स्टीम शुड बी कन्वर्टेड टू द सुपरहीटेड स्टीम, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अगर थ्रॉटलिंग हम करा रहे हैं स्टीम का, देन द वेट स्टीम शुड बी कन्वर्टेड टू द थ्रॉटलिंग टू द सुपरहीटेड स्टीम आफ्टर थ्रॉटलिंग। इफ इट इज नॉट हैपनिंग, then it will also not give the accurate value of the dryness fraction by the throttling calorimeter। कई बार ऐसा होता है कि अगर कंप्लीटली प्रॉपर्ली थ्रॉटलिंग नहीं हो पा रहा है और हमारी स्टीम सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो रही है, इन दैट केस there is the problem that it doesn't give the accurate value of this dryness fraction. So we do not use either singly a separating calorimeter or a throttling calorimeter, but what do we do here, we use a combined separating and throttling calorimeter। इसलिए हम क्या करते हैं, कंबाइंड में सेपरेटिंग और थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर दोनों को हम कंबाइंड यूज करते हैं। मींस पहले हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की यूज करेंगे, स्टीम को हम सेपरेट कर लेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर उसके बाद उस स्टीम को जो सेपरेट हुई है उसका फिर हम थ्रॉटलिंग भी करेंगे। और जब हम सेपरेटिंग कैलोरीमीटर से ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालेंगे, उन दोनों चीज निकालने के बाद जो हमारा कंबाइंड आएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन, दैट गिव्स द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज द these are the drawbacks of the separating throttling calorimeters. So finally we use the combined separating and throttling calorimeter, and this is the apparatus shown here. Now before going to this, just I want to make it clear, do you understand how the wet steam is being converted into superheated steam? Wet steam is being converted into superheated steam. How it is happening? Wet steam is being converted into superheated steam. ये आपको क्लियर है कि नहीं, वेट स्टीम हमारा सुपर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? into superheated steam. Okay, so I think this should be clear to you. Okay, तो देखिए क्या होता है कि जैसे हमारा क्या है, हम थ्रॉटलिंग करते हैं, मैं आई विल मेक इट क्लियर विद दिस डायग्राम। ये HS, इसमें देखिए, इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट 1 पॉइंट पर, सपोज हियर वी आर टेकिंग सपोज दिस P1 एट पॉइंट 1 प्रेशर इज P1, लेट P1 इज इक्वल टू रफली वी हैव टेकन इट इज 10 बार। P1 हमारा 10 बार है, but after throttling we are getting another pressure P2. Now suppose after throttling pressure reduces to suppose P2 equal to 2 बार, प्रेशर हमारा कितना हो गया, 2 बार हो गया। मीन्स अब देखिए आपका जो P1 इक्वल टू, जब आपका वेट स्टीम है तो वेट स्टीम पर हमारा 10 बार प्रेशर है, तो 10 बार के करेस्पॉन्डिंग इसका एक सर्टेन टेम्परेचर होगा। जो हमने स्टडी किया था, दिस सैचुरेशन टेम्परेचर इज 179.5
9 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। ओके। P1 हमारा जो प्रेशर है, इसकी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना पड़ा था हमने? 179.9 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी सरफेस टेम्परेचर। जब भी इसमें इसमें कांस्टेंट प्रेशर पर, है ना, हमारे पास वेट स्टीम थ्रॉटलिंग कर रहे हैं, तो P2 तक हम जा रहे हैं, तो इसका सरफेस टेम्परेचर 179.9 है ना। तो वेट स्टीम रहेगी तब भी टेम्परेचर सेम रहेगा, बिकॉज एवापोरेशन जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर 2 की। प्रेशर P2 हमारा 2 बार है, तो 2 बार हम मीन्स वी आर हियर, हमारा प्रेशर 2 बार है, 2 बार के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा, मीन्स टी SAT2 क्या होगा, तो हम ये निकालते हैं। तो जस्ट मैं आई एम गोइंग टू टेक, बिकॉज आर वी हैव यू आर बीइंग टाइम, ओके वी आर हैविंग 1 मिनट 2 मिनट एक्सेट्रा, जस्ट वी आर आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम द स्टीम टेबल। तो आप देखिए स्टीम टेबल से हम देखेंगे, यदि 2 बार की हम बात करते हैं, सो यू कैन सी हियर, चलिए रफली ये वैल्यू दी है, प्रेशर 2 बार अप्रोक्सीमेटली, इसमें कम ले लेंगे। 2 बार के करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर दिया है? 121.8। ये क्लियर? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। इसके करस्पॉन्डिंग इतना टेम्परेचर मिला ना आपको? इसको हमने इसको हमने 2 पर हमने 121 मान लिया। ओके, तो आप देखिए इसमें क्या होगा, मीन्स वी कैन राइट हियर टी सेचुरेट इक्वल टू 121 मान लिया हमने। कितना मान लिया? 121। ठीक है, मतलब ये है कि P2 जो 2 बार प्रेशर है, इस 2 बार प्रेशर पर कितना टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर सेचुरेशन है? ड्राई वेपर का टेम्परेचर कितना होगा? 121। 121 होगा। लेकिन हमारा टेम्परेचर कितना है? 179। तो ये टेम्परेचर से ज्यादा है कि नहीं है? यस सर। सो स्टीम विल बी सुपर हीटेड। सुपर हिटेड। ओके, ये यस सर। टेम्परेचर भाई, इससे मान लो हमने थ्रॉटलिंग किया, कुछ टेम्परेचर कम हो जाएगा, मान लीजिए 175 तक आ गया टेम्परेचर, थ्रॉटलिंग में टेम्परेचर कम हो गया, कितना आ गया? 175 आ गया, तब भी हमारे टेम्परेचर से ज्यादा है कि नहीं है? If at this pressure temperature is this, the steam will be dry vapor. But this temperature is more than this, so steam will be superheated. So after throttling, steam becomes superheated. It clear? यस सर। है ना, स्टीम क्या हो जाएगी हमारी? स्टीम सुपरहीटेड हो जाती है। ओके, सो now we will study combined separating and throttling calorimeter. So here actually in this calorimeter, हम दोनों का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। सेपरेटिंग कैलोरीमीटर भी हमारे पास है और थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में है, बिकॉज देर आर सम ड्रॉबैक्स वी स्टडीड इन द थ्रॉटलिंग एंड सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। बिकॉज सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में प्रॉपरली या एक्यूरेटली स्टीम सेपरेट नहीं हो पाती है, तो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती है। सेकेंड, जो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर हम थ्रॉटलिंग करते हैं, तो कई बार क्या है कि वो सुपरहीट स्टीम ठीक से फॉलो नहीं हो पाती है या सुपरहीट नहीं हो पाती है, बिकॉज ऑफ दैट इट आल्सो नॉट गिव द accurate value of the transaction. So we use combined separating and throttling calorimeter. Okay, ये मोस्टली इसका यूज करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट हम दोनों को हम इसमें अटैच कर दिया और हमने कुछ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दिस इज द सैम्पलिंग ट्यूब, ये सैम्पलिंग ट्यूब यहाँ पर है, इससे हम सैंपल लेंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमने एक प्रेशर गेज लगा के रखा है, सो दैट वी कैन मेजर द प्रेशर इनिशियली, प्रेशर मेजर कर लेंगे। तो इस सैम्पलिंग ट्यूब से हमारा यहाँ पर जो एंटर करेगा हमारा, दैट इज द वेट स्टीम मिक्सचर। ये हमारा स्टीम स्टॉप वाल्व लगा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो स्टीम विल फॉलो दिस पैसेज। और हमारी स्टीम पहले कहाँ पे आ रही है? जो फर्स्ट पार्ट है हमारा सेपरेटिंग कैलोमीटर वाला पार्ट है, स्टीम यहाँ से आएगी। हियर यू कैन सी दिस इज द परफोरेटेड कप, स्टीम आएगी, स्टीम यहाँ से इस कप से स्ट्राइक करेगी, जो परफोरेटेड कप है, स्ट्राइक करने के बाद अपवर्ड मूव करेगी स्टीम। तो जो वेट ड्राई स्टीम वो अपवर्ड मूव करके यहाँ मूव कर जाएगी, सेपरेट हो गई है। और जो वाटर पार्टिकल है, बिकॉज ऑफ बीइंग द हैवी एयर, दिस विल मूव डाउनवर्ड, डाउन मूव करेंगे, वाटर पार्टिकल कंडेंस हो जाएंगे। यहाँ पर हम एक वाटर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो इस इंडिकेटर से हम मालूम चल जाएगा इसका लेवल क्या है, कितना हो गया है। देन इस वाटर को हम सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम मेजर कर लेंगे कितना वाटर हमारा अलग हुआ है, सेपरेट हुआ है। तो अगर हम पूरे मिक्सचर में से, हमें पूरे मिक्सचर की क्वांटिटी मालूम है, वाटर को अलग कर लेंगे, स्टीम को अलग कर लेंगे, सो दिस इज द सेपरेटिंग कैलोमीटर, इसमें सेपरेट कर रहा है। सो हियर वी आर यूजिंग द प्रोसेस फॉर द ऑफ द सेपरेटिंग कैलोमीटर। नाउ जो हमने इसमें वेट स्टीम को, हमने जो ड्राई स्टीम को सेपरेट किया है, नाउ दिस ड्राई स्टीम यहाँ पर इस पॉइंट पे जाएगी, तो इस पॉइंट पे हम फिर से हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं। दिस इज द प्रेशर अटैच्ड हियर, वी अगेन विल मेजर द प्रेशर हियर। जो प्रेशर हम मेजर करेंगे, और यहाँ पर हम एक थ्रॉटल वाल्व यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअली स्टीम हमारी यहाँ पर थ्रॉटलिंग हो रही है इसमें,
थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर कौन सी हमारा शुरू यहाँ से हो रहा है, यहाँ हमारी स्टीम एंटर करेगी, प्रेशर मेजर कर लेंगे हम, और यहाँ हमारी स्टीम, द स्टीम विल पास थ्रू दिस थ्रॉटलिंग वाल्व, स्टीम विल बी थ्रॉटल्ड। जब स्टीम थ्रॉटल हो जाएगी, उसका थ्रॉटल हो जाएगा, स्टीम हमारी इस चैम्बर में आ जाएगी। इस चैम्बर में देयर इज थर्मामीटर, हम प्रेशर, इसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, और टेम्परेचर मेजर के साथ साथ जब स्टीम हमारी यहाँ भी जाएगी तो यहाँ पर इसका हम प्रेशर मेजर कर लेंगे। After throttling, we measure the pressure P2 as well as temperature T2 from this thermometer. Okay. Then this dry steam after throttling, इसको हम यहाँ से हम अंदर यहाँ ले जा रहे हैं, पैसे पास करेंगे, और यहाँ पे इसको हम कंडेंस करके इसकी क्वांटिटी को हम मेजर कर लेंगे। जस्ट बिकॉज स्टीम को हम कंडेंस कर सकते हैं, कंडेंस करेंगे तो वाटर बन जाएगा, और उसको वाटर की क्वांटिटी को हम मेजर कर लेंगे। ओके, तो कितना स्टीम था वो मालूम चल जाएगा। इसमें जस्ट हम क्या थ्रॉटलिंग कर रहे हैं, लेकिन इन दिस होल द कंप्लीट सेटअप जस्ट वी आर डूइंग द ऑपरेशन ऑफ द सेपरेटिंग कैलोमीटर एज वेल एज थ्रॉटलिंग कैलोमीटर, बोथ दोनों का यूज कर रहे हैं। बट हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन, so just you can see here, सेम पहला वाले सेपरेटिंग कैलोमीटर में हम x1 निकालेंगे जो हमारा m अपॉन एम प्लस एम हो जाएगा, जो हमने पहले स्टडी किया आपने, x1 इक्वल टू m अपॉन एम प्लस एम। m हमारे पास क्या है, ये ड्राई स्टीम है, और स्मॉल m हमारे पास क्या है, सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स है। थ्रॉटलिंग कैलोमीटर में जाएंगे तो हम ये मान रहे हैं कि जो हमारा सेपरेटिंग कैलोमीटर का ड्राइनेस फ्रैक्शन m1 है, x1 है, और सेपरेटिंग थ्रॉटलिंग कैलोमीटर का ड्राइनेस फ्रैक्शन x2 हमने लिया है, और कुछ नहीं है, जस्ट वी हैव टेकन इट x2। जब x2 निकालेंगे, द फॉर्मूला विल बी सेम, x2 इक्वल टू hg2 प्लस cp t इक्वल टू माइनस tg2 माइनस hf1 अपॉन hfg1, ये हमारा x2 हो जाएगा। और x2 मीन्स ड्राइनेस फ्रैक्शन फ्रॉम द थ्रॉटलिंग कैलोमीटर। अब देखिए, जो हमने दोनों से हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लिया, x1 हमने निकाल लिया, इट इज फ्रॉम द सेपरेटिंग कैलोमीटर, x2 फ्रॉम द थ्रॉटलिंग कैलोमीटर। अब कंबाइन कैसे करेंगे, तो कंबाइन के लिए मास ऑफ ड्राई स्टीम एंटरिंग द थ्रॉटलिंग कैलोमीटर, सेपरेटिंग कैलोमीटर से जितने हमने स्टीम को सेपरेट किया है, दैट स्टीम एंटर द थ्रॉटलिंग कैलोमीटर। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सेपरेटिंग कैलोमीटर है, यहाँ जो स्टीम निकल के जा रही है वो दैट इज एंटरिंग द थ्रॉटलिंग कैलोमीटर। इतना स्टीम हमारा एंटर हो जा रहा है, वाटर अलग हो गया, तो वो कितनी क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज x2 इंटू एम। मतलब m तो हमारा ड्राई स्टीम का मास था, और x2 जो होगा वो x2 क्या है, थ्रॉटलिंग कैलोमीटर के ड्राइनेस फ्रैक्शन है। इतनी हमारे पास क्या होगी, वेपर होगी। तो जब हम कंबाइंड निकालते हैं तो उसके लिए x इक्वल टू लिखते हैं mx2 m इंटू एक्स टू, m इंटू एक्स टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m प्लस एम, जो हमारे पास टोटल मास का मिक्सचर था, mx2 अपॉन एम प्लस एम। इसमें देख सकते हैं आप m अपॉन एम प्लस एम, ये हमारा x1 कहलाता है, m अपॉन एम प्लस एम इज x1 एंड दिस इज x2, सो दिस विल बिकम x2 इंटू x1, और x कैन बी रिटन एज x1 इंटू x2। तो हमारा जो कंबाइंड हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन निकलता है बाय दिस कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोमीटर, इट इज x1 इंटू x2, मीन्स सेपरेटिंग कैलोमीटर एंड थ्रॉटलिंग कैलोमीटर दोनों के जो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकल रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड द x इंडिकेट्स अबाउट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन। इस प्रकार से by the use of this separating and combined separating throttling kilometer, we can find the dryness fraction of the steam. So I think this is all about this combined separating and throttling kilometer as well as throttling process. Now if you have any question, please ask your question. Now you can ask your question please. सर वो थोड़ा सा लास्ट वाले सर शीट का नीचे वाला सर, जो इन दोनों में रिलेशन सर एक बार और बता दीजिए, x2 और x1। हाँ सर, लास्ट वाला। I think you are asking about this one, है ना, ये वाला पूछ रहे हैं ना। यस सर। देखिए इसमें क्या है, मास ऑफ ड्राई स्टीम एंटरिंग द थ्रॉटलिंग कैलोमीटर, ठीक है ना। इसमें हमने एक्चुअली क्या लिखा है, जब हम क्या है, जब कंबाइंड हम निकालते हैं तो हमने लिखा है इसमें कितना है, m इंटू x2। m हमारा क्या था, ड्राई रिवर का मास था जो हमारा सेपरेटिंग कैलोमीटर से आ रहा था। ये देखिए सेपरेटिंग कैलोमीटर है हमारा, हमारा सेपरेटिंग कैलोमीटर है, तो इससे जो मास जा रहा है ये हमारा मास m है, इसमें एंट्री करेगा ना m, स्मॉल m तो हमारे यहाँ चला गया, ये वाटर का मास है, कैपिटल m यहाँ चला गया, तो ये कैपिटल m यहाँ पे जा रहा है नहीं आ रहा है, यस सर, जा रहा है। कैपिटल m, ठीक है।
कैपिटल एम यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो एंट्री कर रहा है जो कैपिटल एम है, एक्चुअली इट इज द टोटल मास फॉर दिस कैलोमीटर, ये टोटल मास है इसके लिए। होगा नहीं होगा? यस सर। अब देखिए, आज हम ड्राइनेज फ्रैक्शन हम निकालते हैं, तो इसमें क्या होगा कि जितना जो मास हमारा थ्रॉटलिंग कैलोमीटर में जा रहा है वो वेट स्टीम है, तो वो कितना जा रहा है, x2 हमारा ड्राइनेज फ्रैक्शन है किसके लिए, दैट इज फॉर द थ्रॉटलिंग कैलोमीटर, और m इंटू मास है, मतलब अगर हम इसमें m जो मास है दैट इज हैविंग द वेट स्टीम, तो उसका ओनली x2 पार्ट ही हम लेंगे जो हमारे पास ड्राई वेपर रहेगा। m पार्ट में क्या है, m पार्ट में मास, m पार्ट में क्या है हमारे पास, वाटर भी है कि नहीं, नहीं समझ आ रहा। देखिए यहाँ पर एम पार्ट एंट्री कर रहा नहीं, इसमें एम पार्ट एंट्री कर रहा नहीं कर रहा है। यस सर। तो देखिए हमने ये माना है कि हमारे पास जो सेपरेटिंग कैलोमीटर है जो ड्राई वेपर को अलग कर रहा है, बट वो एक्यूरेटली ड्राई वेपर नहीं है, इसमें वाटर पार्टिकल साथ में चले जाते हैं, तो एक्चुअली इट इज ऑल्सो द वेट स्टीम, यस सर। है ना, वेट स्टीम है। लेकिन जब हमने इसको थ्रॉटलिंग कर लेते हैं, जो हमारा पार्ट यहाँ से एंट्री कर रहा है, मीन्स हमारा कितना स्टीम एंट्री कर रहा है, तो उसमें अगर हमारे ड्राई वेपर कितनी है, तो वो कितना पार्ट होगा, ओनली इस m का x2 वाला पार्ट ही हमारे पास ड्राई वेपर के फॉर्म में होगा। मीन्स हमने थ्रॉटलिंग करने के बाद हमारे पास जो x2 मिल रहा है, वो x2 क्या दिखा रहा है थ्रॉटलिंग करने के बाद, x2 मतलब ड्राई वेपर का पार्ट है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ड्राई वेपर का पार्ट। ओके, गेटिंग और नॉट, x2 x का मतलब क्या होता है, x इंडिकेट होता है ड्राइनेस, x इंडिकेट होता है ड्राइनेस। ड्राइनेस, और ड्राइनेस मतलब हम कह सकते हैं ड्राई वेपर, ये ओनली ड्राई वाले पार्ट की बात करता है, ड्राई वाला पार्ट से मतलब है ड्राई वेपर। यस। तो इसमें m जो है, m में वेट स्टीम भी था, लेकिन उसमें अगर x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे लिए, ओनली ड्राई वेपर। क्लियर? तो इसलिए हम लिखा है यहाँ पर यस। m इंटू एक्स टू रहेगा, m इंटू एक्स टू रहेगा, ये x2 मतलब x2 पार्ट ले रहा है, तो हमारा x निकलेगा ये। x के लिए यहाँ पर जो हम लेंगे न्यूमरेटर में, ये ओनली वेपर वाला हमें पार्ट लेना पड़ेगा। वेपर वाला पार्ट कितना होगा, m का x2 लेंगे, बिकॉज m में कुछ वाटर पार्टिकल भी है, तो ओनली हम x2 पार्ट लेंगे, रिमेनिंग पार्ट जो बच जाएगा 1 माइनस x2 वाटर पार्टिकल हो जाएंगे। m इंटू x2 अपॉन m प्लस m, ये हमारा टोटल वेट स्टीम था जो स्टार्टिंग में एंट्री किया था, m यस प्लस सर। यस m। सर, हो गया हो गया। Okay, so it is x2 this one and m upon m plus m, ये x1 हो जाएगा, ये यस। x1। X यस one. सर। So x equal to x1 into x2। एक्स। Okay, यस। so in this way this यस। unit third is over।